नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कोचिंग कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि टैक्स के 4 पार्ट में बना चुका हूं। आज लास्ट पार्ट लेके आया हूं। देखो, एक पार्ट और बनना था, लेकिन कई बच्चों के मैसेज आए कि टैक्स बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि दोनों पार्टों को एक में ही समेट देता हूँ। तो टैक्स का आज पार्ट नंबर 5 पे बात करेंगे, जिसमें हमारा रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। शुरू करते हैं। मतलब कई बच्चों ने कहा कि काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, इतना पेपर में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो सारा पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे तरीके के नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी एग्जाम देते हो किसी भी लेवल का, आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि 3 क्वेश्चन आते हो चाहे 4 आते हो। देखो, ध्यान से समझना एक बार। मैंने आपको एक चीज़ शुरुआत वाली वीडियो थी ना, पहली वीडियो, उसमें बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमेशा किस पे लगता है? वो हमेशा लगता है गुड्स एंड सर्विस। ध्यान है भी सभी को। मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस, मतलब वस्तु और सेवा पे लगता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पे अगर कोई वस्तु मैन्युफैक्चर होती है, कोई वस्तु मैन्युफैक्चर हुई है, मतलब बनी है कहाँ, जहाँ जिस कंपनी में बनी है, तो जब जीएसटी नहीं आई थी ना, उससे पहले उस पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी वस्तु को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे, तो उस पे लगता था कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, ये सारे क्या है अभी जो भी लिख रहा हूँ, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी कब लगता था? कोई वस्तु मैन्युफैक्चर हुई तब लगता था। कस्टम ड्यूटी कब लगता था? जब कोई वस्तु इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की है तब लगता था, ठीक है। उसके बाद अगर किसी वस्तु को हम स्टेट टू स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते थे, तो उस पे लगता था सेंट्रल सेल टैक्स। कौन सा भाई? सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स भी क्या है? आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। अब तो खत्म हो गए सारे। तो स्टेट टू स्टेट पे कौन सा? सेंट्रल सेल टैक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिक्री कर। कौन सा भाई? केंद्र बिक्री कर। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर कोई चीज, अगर कोई वस्तु सिटी टू सिटी, एक शहर से दूसरे शहर में प्रवेश करती थी ना, तब उस पे लगता था चुंगी कर। कौन सा भाई? चुंगी कर। तो चुंगी कर भी क्या है? एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स था। समझ गए। जब कोई वस्तु सेल की जाती थी, कोई वस्तु बेच दी, सेल कर दी, ठीक है, तो उस पे क्या लगता था? सेल टैक्स लगता था सेल टैक्स। अब इतने टैक्स हो गए। अब एक वस्तु, मान लो किसी वस्तु का निर्माण हुआ है, आप एग्जाम्पल ले लो, कोई शूज बना है या कोई कपड़ा बना है, मान लो इस कंपनी में किसी में शूज का निर्माण हुआ है, तो उस पर शुरुआत में क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी भरो, ठीक है। अगर वो शूज जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जैसे नाइकी हो गया, एक फॉरेन कंपनी दूसरे देश से मान लो शूज आ रहा है, तो उस पर कौन सा हो गया? कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है। अब कोई शूज जैसे मान लो गुजरात के अंदर बना है और उसको हरियाणा में लेके आना है और यहाँ पे बेचना है, तो उस पर सेंट्रल सेल टैक्स लगता था। उसके बाद जैसे मान लो किसी शहर में लेके आना है, तो शहर में एंट्री नाके पे एक टैक्स लगता था चुंगी कर भाई, तो सिटी टू सिटी लगता था, ठीक है। जब जूता बेचा जाएगा तब उस पर क्या लगेगा? सेल टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स 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 टैक्स, इतने टैक्स लगा दिए गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था भाई कि कौन सा टैक्स कैसे लगेगा। कंफ्यूज थे सभी दुकान। मतलब एक प्रकार से वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा थे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कि लोग टैक्स चोरी कर रहे थे। अब कोई सेठ है, जैसे मान लो सपोज करो, जैसे कोई भी एनिवन कोई सेठ है, जैसे कोई मुटले सेठ है, कोई पतलिया सेठ है, ऐसे होते हैं ना, तो वो क्या करता? कोई एक्साइज ड्यूटी चुरा रहा है, ठीक है, किसी ने कस्टम ड्यूटी नहीं भरी, किसी ने सेंट्रल सेल टैक्स नहीं दिया, किसी ने सेल टैक्स चुरा लिया, किसी ने चुंगी कर नहीं दिया, तो ऐसे करके क्या कि 2-3 टैक्स वो चुरा लेते थे, मतलब भरते नहीं थे। उससे उनको ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा था। अब सभी इनडायरेक्ट टैक्स को काट कर
सरकार ने क्या कहा कि टैक्स का भार बढ़ रहा है, इसके स्थान पे क्या लाए, इसके स्थान पे क्या आ गई हुई, इसके स्थान पे ले आए जीएसटी। ठीक है, जीएसटी ले आए, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो एक टैक्स। अब इतने सारे टैक्सों को हटा के जीएसटी लेके आए, और फिर भी दुकान वाले रो रहे हैं कि जीएसटी ले आए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स ले आए, इससे तो दुकानदार मर जाएंगे। ठीक है, दुकानदार कैसे कमाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो दुकानदार पहले सारे टैक्स दे रहा था ना, वो इस जीएसटी से बेहद खुश है, क्योंकि एक तो टैक्स को इतना सिंपल कर दिया गया है, ठीक है, कि उसकी रिटर्न भरना बहुत ही आसान हो गया है। दूसरी चीज दुखी वो है जो इनको चोरी कर रहा था, कि कोई ये दो नहीं भर रहा था, कोई एक भर के काम चला रहा था, कोई नकली पर्ची बना के, जैसे मान लो चेप रहा था, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो दुकान के ऊपर, आपको क्या करता है, एक पेज के ऊपर लिख देगा 10 वाशर लिए, 10 पंप लिए, फलाना कितने 2 फुहारे लिए, कुछ भी लिखे, तो एक पर्ची पकड़ा देता, भाई ये आपका सामान, नीचे लिख दिया। तो ओरिजिनल बिल तो उसने काटा ही नहीं। अब जीएसटी आने से क्या हो गया है कि टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा, मतलब ओरिजिनलिटी आ गई एक प्रकार से, टैक्स चोरी नहीं कर पाए। कैसे कि अगर किसी दुकान वाले ने कहीं से भी मान लो गुजरात से 2 लाख रुपए का सामान मंगवाया है ना, और वहां पे एक बार उसका पक्का बिल बन गया, उसके बाद जब वो सामान को बेचेगा ना, तब उसको बिल बनाना ही पड़ेगा, तो वो टैक्स चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार कहेगी जब आपने सामान खरीदा है तो फिर आपको बेचने का हिसाब क्यों नहीं आपके पास। क्लियर हो गया। तो ये जीएसटी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सारे खत्म हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन आपका करेगा ना पेपर के अंदर, तो क्वेश्चन आपका जीएसटी से आएगा, समझ गए भाई, जीएसटी से पूछेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं इनडायरेक्ट टैक्स एक बार फिर से रिपीट कर दूं कहूँ तो, एक बार मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है कौन कौन से होते हैं, मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ पेमेंट, ये क्या हो, दोनों अलग अलग हो, मतलब लग रहा है दुकान वाले के ऊपर, भरना मेरे को पड़ रहा है कस्टमर को, तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें वस्तु की कीमत क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर ये टैक्स बढ़ेंगे तो वस्तु की कीमत भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हो गया, ये मैंने बताया था। अब आज का अब हम पढ़ेंगे जीएसटी। जीएसटी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एक बार। आज लास्ट पार्ट है आपका टैक्स का। अब कई बच्चों ने कहा कि टैक्स लंबा हो चुका है, मतलब वो मजाक के तरीके से भी रोक दे मित्र, वो है ना, रोक दे मित्र, अब बहुत हो गया है, मेरी दिक्कत होने लग गई है। तो बच्चों ने कहा दिक्कत होने लग गई, टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो आज इसको खत्म कर देते हैं, लास्ट पार्ट है, जितना भी होगा आज पूरा कर देंगे। तो आप हेडिंग डालो जीएसटी के ऊपर। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं जीएसटी है क्या। तो एक प्रकार से लिख लो कि कर व्यवस्था में किया जाने वाला सुधार है। ठीक है, जीएसटी के कर व्यवस्था में किया जाने वाला सुधार। एक तो पहला मतलब टैक्स रिफॉर्म, एक ये लिख लो कि कर व्यवस्था में किया जाने वाला क्या भी सुधार है। उसके बाद लिखेंगे इसमें कि एक यूनिफॉर्म टैक्स है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना कि क्या है, यूनिफॉर्म टैक्स है। यूनिफॉर्म टैक्स मतलब ये सभी जगह क्या होता है, सभी जगह सेम रहेगा, सभी जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इस लाइन पे बात करते हैं क्या है कि मतलब आप चाहिए कोई भी सामान है, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर वो 28% के स्लॉट में आ रही तो आप उसको हरियाणा से खरीद लो, चाहे आप केरला से खरीद लो, चाहे आप मध्य प्रदेश से खरीद लो, मतलब ये स्लॉट चेंज नहीं होंगे। पहले क्या होता था कि जैसे कोई मोटरसाइकिल हरियाणा में सस्ती मिल रही है, गुजरात में महंगी मिल रही है, दिल्ली के अंदर और महंगी मिल रही है, तो लोग को कैसे होता था, जैसे लोग टैक्स बचाने के लिए, उस कीमत को करने के लिए दिल्ली का आदमी हरियाणा से बाइक लेके जा रहा है, ठीक है, कोई दिल्ली का आदमी गुजरात नंबरों की बाइक लेके घूम रहा है, क्यों, वहाँ पे
मान लो कोई भी जैसे सेंट्रल सेल टैक्स हो गया या एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी, जो भी हो गया वो कहीं ना कहीं जैसे राज्यों के अंदर अंतर था, कोई राज्य एक्साइज ड्यूटी कम ले रहा है, कोई राज्य ज़्यादा ले रहा है। तो अगर मैंने बताया कि कीमतें प्रभावित होंगी, अगर एक्साइज ड्यूटी कम है जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कीमत भी कम रहेंगी। ठीक है, अब ये आने से क्या हो गया कि यूनिफॉर्म टैक्स हो गया, सभी जगह सेम रहेगा। पहले क्या होता था, एक पर्ची बना के देगी, मान लो आप जैसे आपने ट्रक में सामान लोड कर लिया, अब जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, आप यूपी में हरियाणा से जा रहे हो, आप यूपी में एंटर करोगे तो यूपी बॉर्डर पे आपको रोक लिया, वहाँ पे बॉर्डर पे कहेंगे आप निकालो सेंट्रल सेल टैक्स दिखाओ, आपका सेंट्रल सेल टैक्स दिखाओ, स्टेट टू स्टेट इंटर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक पर्ची निकाल दिखानी पड़ती है, सेंट्रल सेल टैक्स कटवा रखे सामान का हमने। ठीक है, उसके बाद वो मान लो कोई भी गाड़ी मिल जाए, पुलिस की दिखाए, एक्साइज ड्यूटी दिखाओ इसकी, ठीक है, सेल टैक्स दिखाओ इसका, और आगे जाने के बाद जब सिटी में इंटर करेगा तो उसका चुंगी कर लगेगा। अब क्या हो गया, आपने सामान खरीदा, आपने कुछ भी मान लो फ्रिज खरीदा, कुछ भी खरीदा है, कोई भी सामान खरीदा है, उसकी एक स्लिप मोबाइल पे कट जाएगी। ठीक है, उस स्लिप को लेके आप दिल्ली से महाराष्ट्र चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपने जीएसटी भर दी है, आपने एक टैक्स लगता है वो आपने भर दिया, फिल कर दिया है। उसके बाद आप कहीं लेके घूमो उस सामान को, आप पूरे दिन घूमते रहो उस सामान को लेके, चाहिए चक्कर काटते रहो पूरे देश के अंदर, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो यूनिफॉर्म टैक्स हो गया। कर व्यवस्था में किया जाने वाला क्या है, सुधार है। तीसरा जो है टैक्स इवेजन कम होगा। तीसरा पॉइंट है टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन कम होगा, मतलब हिंदी में बोलते हैं कर अपवचन। अब जिसने मेरे सारे पार्ट देखे हैं ना, पीछे के 4 पार्ट जिसने देख रखे हैं वो समझ जाएगा टैक्स इवेजन क्या होता है। मैंने 2 चीज समझाई थी, टैक्स डिडक्शन और टैक्स इवेजन। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, इस चीज की आप वीडियो देख सकते हो पीछे वाली। टैक्स इवेजन मैंने बताया था कि एक प्रकार से टैक्स चोरी करना, टैक्स को चोरी करना, या टैक्स मतलब एक प्रकार से ब्लैक मनी करना, टैक्स इवेजन होता है। ठीक है, अब जीएसटी एक टैक्स लगना है, दुकान वाले को कटवाना पड़ेगा, कोई भी सामान हो, वो क्या हो गया कि टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा, तो एक प्रकार से क्या हो गया, टैक्स इवेजन कम होगा। उसके बाद मैंने बताया कि इस पे कीमत भी क्या होगी, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। जो भी कोई कीमत है कि इतने टैक्स लग रहे हैं, उसकी जगह एक टैक्स आ जाएगा। मतलब कोई चीज़ है, जैसे 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 10 प्रकार के टैक्स लगते थे, तो कीमत ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। अब क्या हो गया, सारों को मिला के एक टैक्स हो गया, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, मतलब प्राइस दाम कम होंगे। ठीक है, और उसके बाद ट्रेड इजी हो जाएगा, व्यापार करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ट्रेड इजी। तो ये तो हो गया आपके जीएसटी के फायदे भाई, ट्रेड इजी मतलब व्यापार आसान हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। कल किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था एक सवाल कि क्या सेस जो है ना, सेस बता रहा था मैं आपको, क्या सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के साथ बांटती है या नहीं बांटती है। तो मैं उस बच्चे को बता दूं कि सेस में निर्धारित होता है कि किस काम में पैसा खर्च होगा। सेस का 1 रुपये भी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों के साथ शेयर नहीं करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा पैसा जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है ना, उसमें खर्च करना ही पड़ेगा। जैसे शिक्षा के लिए लिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए लिया गया, किसी के लिए लिया गया, तो उसमें खर्च करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये जीएसटी के कुछ 4-5 पॉइंट थे। आगे चलें आगे। अब उसके बाद जीएसटी की थीम क्या थी, जीएसटी जब जीएसटी शुरू हुई जो थीम क्या थी, थीम एक टैक्स या एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार। ठीक है, एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार, इंग्लिश में 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, मतलब पूरे देश के अंदर एक टैक्स होगा। ये थीम थी, भी ध्यान रखना, कभी पेपर में पूछ ले। उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि क्या जीएसटी बीजेपी लेके आई, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। मैं आपको बताऊं ये जीएसटी का जो भी नुमाइंदा है, जो भी स्ट्रक्चर है, ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया। कांग्रेस के टाइम में भी शुरू हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की इसको लाने की, लेकिन ला नहीं पाए। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन्होंने भी कोशिश की इसको लाने में, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी ना, उस टाइम इसको लागू करने की कोशिश की, कई बार चीज़ फैल भी हुई, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पूरा बहुमत था
राज्यसभा में चीज़ रह जाती थी, अटक गई, उसके बाद फिर लेके आए। तो इसको भाई जीएसटी काम कैसे करेगी, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। आपसे पूछेगा जीएसटी के लिए कौन सी समिति है, समिति कमेटी कौन सी, कमेटी या कमेटी बोल दो इसको आप, समिति या कमेटी। तो आप बोलोगे विजय केलकर कमेटी या समिति। इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन है कि कमेटी कौन सी थी। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि एक आर्टिकल है 246, एक आर्टिकल है 246, ठीक है। उस आर्टिकल में मतलब एक प्रकार से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के बारे में बता रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का बंटवारा, क्या तो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट रखती है। ऐसा कोई इस आर्टिकल में प्रावधान नहीं था कि टैक्स जो है दोनों रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रखेगी आधा हिस्सा और आधा हिस्सा उस स्टेट गवर्नमेंट भी रखेगी, ठीक है। तो मतलब जीएसटी लाने के लिए कौन सा आर्टिकल अपर्याप्त था, यह आर्टिकल क्या था, इनसफिशिएंट था, अपर्याप्त था, ठीक है। अब अपर्याप्त था तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो संशोधन के लिए 122वां बिल लेके आए। बिल कौन सा था, 122वां, ठीक है। आपसे पूछे कि जीएसटी लागू करने के लिए 122वां बिल आया था, ठीक है। बिल नंबर कौन सा 122वां था, ये कब आया था, 2014 में आया था, 2014 में आया था। और उस टाइम अपने वित्त मंत्री जो थे, वित्त मंत्री वो थे अरुण जेटली वित्त मंत्री थे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये 122वां बिल जो है 2014 में आया था। उसके बाद ध्यान रखना ये कई बार फेल हुआ, मतलब ये एक्ट कब बना, 101वां संविधान संशोधन बना। फिर ये मतलब ये तो आपको पता है कि सारे बिल पास नहीं होते, कोई बिल रह जाता है। तो 122वां बिल था और 101वां क्या था, संविधान संशोधन था भी, ठीक है। संविधान संशोधन था। जब ये संविधान संशोधन बना तब भी वित्त मंत्री कौन थे, अपने अरुण जेटली थे भाई, तब भी कौन थे, अरुण जेटली ही थे, ध्यान रखना। और 101वां कब बना था, ये 2016 में बना था, ठीक है। ये बना था 2016 में, ये 2014 में आया था, ठीक है। उसके बाद 2016 में 101वां संविधान संशोधन बना था, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब कई पहले क्या होता था कि जैसे लोकसभा में आया, राज्यसभा में फेल हो गया, तो अब जब पास करवाया नहीं तो पहले इसको राज्यसभा में रखा। उन्होंने कहा कि पहले राज्यसभा में रखो आप। तो 3 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा से पास करवाया गया, ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त 2016 को इसको लोकसभा में पास करवाया गया था, लोकसभा में पास करवाया भाई, ठीक है। 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर पहुंचा राष्ट्रपति के पास, ऐसे घूमता घूमता राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। कब भाई, 12 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2017 को पहुंचा राष्ट्रपति के पास भाई, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पहुंचा ही, समझना चीज को। अब राष्ट्रपति ने इस बिल को देखते कहा कि भाई क्या है ये सिस्टम, क्या है। तो बताया गया कि भाई ये इसमें चीज़ ये आएंगी इसमें। तो राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यों के लिए भाई राज्य भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो क्या राज्य सहमत है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, उस टाइम 29 राज्य थे, ठीक है, 29 राज्य थे। तो राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप 15 सदस्यों का, ठीक है, 15 सदस्य मतलब 15 राज्यों का अगर आप हाँ में, यस में या उसके साइन करवा लेते हो तो ये बिल आगे पास हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पहला राज्य जो कौन सा बना था, पहला राज्य बना असम भाई, ठीक है। पहला राज्य कौन सा बना था, असम। मतलब ये समझ लो एक बार आप कि 15 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने साइन ही कर दिए थे, ठीक है। इससे पहले जैसे 8 अगस्त 2016 के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा था, राष्ट्रपति ने कहा कि आप 15 राज्यों की सिग्नेचर लेके आओ। तो पहला राज्य जो सिग्नेचर करने वाला था ना, पहला राज्य वो कौन सा बना था, असम भाई, ठीक है। जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, असम। और ऐसे करके 15वां राज्य जो था, 15वां राज्य जिसने सिग्नेचर किए थे वो था गोवा,
तो ऐसे 15 राज्यों के सिग्नेचर होते फिर पहुंचा था 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे, मतलब ये बिल बन गया। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, बिल बन गया। यहां तक समझ गए भाई। अब आगे बात करते हैं। अब देखो 2 आर्टिकल के बारे में बताता हूं मैं। एक आर्टिकल आपको पढ़ना है, आर्टिकल 269A, और एक आर्टिकल 279A। दोनों के बारे में देखो। 269A और 279A क्या है, ये क्या है आप ये समझ लो। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे ये कोई सामान है, गुजरात में बना है, ठीक है, और ये जाके बिक कहाँ रहा है, गोवा के अंदर बिक रहा है, या राजस्थान के अंदर बिक रहा है, कहीं पे बिक रहा है, मान लो दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट आ रहा है बीच में, ठीक है। तो कहा कि भाई जैसे एक हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, भाई जीएसटी जितनी भी लग रही, मान लो कि 28% लग रही, तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 14% कौन रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रेन है, ट्रेन जैसे दिल्ली से चली और उसको जाना है मान लो कोलकाता, तो बीच में कई राज्य आएंगे जैसे, ठीक है, तो वो जो भी टैक्स वगैरह बनेगा, जो भी सिस्टम होगा, वो कौन लेगा। क्लियर हो गया। तो ये जीएसटी में इंटर स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जीएसटी के बारे में आप ये समझ लो, जीएसटी के इंटर स्टेट के बारे में, जीएसटी के इंटर स्टेट के बारे में, आईजीएसटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, 269A, ठीक है। और 279 में ध्यान रखना, इसमें है जीएसटी की काउंसिल, जीएसटी की काउंसिल, जीएसटी की काउंसिल के बारे में जिक्र किसमें, 279A के में। 2% क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी की काउंसिल क्या है। अब सीधी सी बात है, जीएसटी कोई भी मुकदमा दर्ज हो गया तो एक प्रकार से एक कमेटी, मतलब एक समिति बनाएगी या काउंसिल बनाएगी, इसमें जो समस्याओं को सुलझाएंगी। तो जीएसटी की काउंसिल में कितने मेंबर भाई, जीएसटी की काउंसिल में मेंबर भाई 33। जीएसटी की काउंसिल में कितने मेंबर, 33 मेंबर। इस 33 में एक तो कौन भाई, एक तो वित्त मंत्री, अपने देश का वित्त मंत्री शामिल होगा, एक होगा दो, मतलब केंद्र सरकार से एक राज्य वित्त मंत्री, एक होगा राज्य वित्त मंत्री, 2 बंदे हो गए। उसके बाद यहां लिख देता हूं 28 कौन होंगे, 28 जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उन राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, 28 स्टेट के राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। और 3 जो है, जो आपकी विधानसभा दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, उन विधानसभाओं से आएंगे, ठीक है। तो 28 और 3 31, 31 और 2 33, तो ये 33 सदस्य शामिल होंगे इसमें, ठीक है। ये जीएसटी काउंसिल में ये सदस्य रहेंगे। तो ये जीएसटी काउंसिल थी, जीएसटी काउंसिल जिक्र किसमें, 279A में। और जीएसटी के इंटरस्टेट मामलों के अंदर कौन कितने आर्टिकल में रखा है, 269A के बारे में। आप इसको एक बार नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करते हैं। अब आगे देखो, अब उसके बाद जैसे भाई जीएसटी की देख रेख कौन करेगा, भाई समस्याओं के लिए तो बना दिया काउंसिल, जीएसटी की देख रेख के लिए भाई कौन क्या कर रहा है, कितना कटना है किस आदमी का, कहाँ जमा कराएगा, वो सारी चीज़ें। या जीएसटी को नई दुकान खोली है, जीएसटी नंबर लेने हैं, ठीक है, जीएसटी के नंबर लेने हैं, तो उसके लिए बनाया गया कि जीएसटीएन, इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्किंग, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्किंग, या नेटवर्क ले सकते हो, नेटवर्क बोल सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है भाई, जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ये क्या है, ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है भाई, मतलब एक आईटी कंपनी नॉन प्रॉफिट, जो मतलब लाभ के उद्देश्य से नहीं है। अब एक पर्सन पूछा था, अच्छे लेवल का एग्जाम था, शायद सीडीएस के अंदर पूछा था, ध्यान नहीं है, एक अच्छे लेवल का पर्सन बना था कि इस जीएसटीएन तो बना तो दी कंपनी, अब इसमें पैसा किस किस ने लगा रखा है, तो ध्यान रखना
24.5% हिस्सेदारी जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किसकी भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। और 24.5% जो हिस्सेदारी है वो किसकी भाई? स्टेट गवर्नमेंट की है। क्लियर हो गया? 24.5% होगी स्टेट गवर्नमेंट की, और 24 ये हो गई 49, और 51% जो हिस्सेदारी हो गई वो होगी प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर ने पैसा लगा रखा है। अब प्राइवेट सेक्टर में कौन है इतना डिटेल में पूछता नहीं आपसे, जैसे HDFC बैंक हो गया, LIC हो गई, ICICI बैंक हो गया, इन्होंने अपने अपने परसेंटेज बांट रखे इस हिसाब से भी। तो GSTN क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, क्या देख रेख करेगी, आपको GST भरनी है, GST के नंबर लेने हैं, तो सारे काम इस GSTN पे होंगे भी, ठीक है। आप एक बार नोट कर लो इसको। अब आगे एक प्रश्न आता है कि GST के जो नंबर होते हैं, GST के नंबर जो होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, ठीक है। GST के जो नंबर होते हैं कितने डिजिट के होते हैं? तो आप क्या बताओगे? GST के जो नंबर हो 15 डिजिट के होते हैं। ये बन गया बच्चों वाला प्रश्न, जो आपको सबको पता था कि GST के अंदर 15 डिजिट के नंबर होते हैं। अब आपसे प्रश्न क्या करेगा? आपसे प्रश्न ये करेगा कि फर्स्ट 2 डिजिट पहली 2 डिजिट जो है किसको शो करती हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट 10 डिजिट, ये किसको शो करेंगी, ये प्रश्न आता है। फिर जैसे 10 और 2 12 होगी, फिर आएगी 13वीं डिजिट, 13वीं डिजिट किसको शो करती है। फिर आएगा 14वीं डिजिट, किसको शो करती है। फिर आएगा 15वीं डिजिट, जो 15 नंबर का है, ये किसको शो करती है, ठीक है। आप अपने दिमाग में सोच लो, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया भी होगा चीज़ कि GST के 15 डिजिट के होते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट 2 डिजिट जो होती है स्टेट कोड होता है। स्टेट कोड राज्य का कोड होता है कि भाई ये बंदा जो है उत्तर प्रदेश का है। अलग अलग नंबर होते हैं 07 09 ऐसे। नेक्स्ट 10 डिजिट जो होते हैं वो व्यक्ति के जो भी उसके पैन नंबर होते हैं, पैन कार्ड नंबर, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो होते हैं वो होते हैं। 13वीं डिजिट में ध्यान रखना, 13वीं डिजिट में उसकी रजिस्टर एंट्री होती है, ऐसे रजिस्टर इंटेंटिटी इसमें क्या है कि मतलब आप सिंपल समझा दूं कि उस व्यक्ति के नाम कितनी कंपनियां हैं, कितनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। अब जैसे आप एक कंपनी खोल ली, फिर आप दूसरी खोल रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा GST नंबर लेने पड़ेंगे, वही रहेंगे, ठीक है। आप 10 कंपनी खोल लो, आपके GST नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब जो आपकी 13वीं डिजिट जो होती है वो आपको शो करेगी आपके पास कितनी कंपनी है, 1 कंपनी की, 2 कंपनी, ऐसे हिसाब से 3 कंपनी है, ऐसे 4 कंपनी की, 5 9 कंपनी इस हिसाब से। 14वीं डिजिट जो होती है ना, 14वीं डिजिट ध्यान रखना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब एक प्रकार से एक फिक्स नंबर होता है Z का, ठीक है, Z। और 15वीं डिजिट जो होती है ध्यान रखना, ये होती है आपकी एरर डिटेक्शन कोड। यहाँ पे क्या होता है? एरर डिटेक्शन कोड, एरर डिटेक्शन कोड। मतलब कि जैसे मान लो आप कुछ भी GST भर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो एरर डिटेक्शन कोड होता है, वो 15वीं डिजिट के ऊपर होता है। कुछ भी हो सकता है, अपने को इतना नहीं पढ़ना भी एरर कैसे ठीक करते हैं, अपने में नहीं पूछता है, आपसे प्रश्न करेगा अच्छे लेवल के नॉर्मल बच्चों वाला प्रश्न। भाई डिजिट कितने नंबर की? 15 की। फर्स्ट 2 डिजिट अच्छा पर्सन बनेगा, स्टेट कोड अच्छों को सब लगभग पता रहता है। नेक्स्ट डिजिट अच्छा पर्सन बना, पैन नंबर। 13वीं डिजिट का पर्सन आते सब गोल हो गई कि कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है। 14वां डिजिट आते कौन सा अक्षर सब में सेम रहेगा, जितने भी व्यापारी होते हैं अपने देखना कि 14वां अक्षर जड़ सभी को मिलेगा। और 15वां डिजिट जो होता है वो एरर डिटेक्शन कोड होता है कि एरर को कैसे ठीक करेंगे। ये डिजिट के बारे में था, आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। अब उसके बाद जैसे क्या है GST, मतलब कितने बंदे, जैसे मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने रुपए
टर्नओवर होगा तो उस पर जीएसटी भरनी पड़ेगी। समझना, ये पहले था 20 लाख रुपए, अब हो गया 40 लाख। मैंने क्लास में आपको कभी लिखवाया होगा 20 लाख रुपए, आप उसको 40 लाख कर लेना अब, ठीक है। कि जीएसटी जो है, अगर किसी बंदे का जीएसटी के अंदर किसी बंदे का टर्नओवर मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लाख से ऊपर। अगर 40 लाख तक है तो जीएसटी नहीं भरनी उसको, अगर 40 लाख से ऊपर है तो फिर उसको जीएसटी भरनी पड़ेगी भाई। अब टर्नओवर क्या होता है, कोई बच्चे सोच रहे टर्नओवर मतलब भाई प्रॉफिट, नहीं। मैंने कल बताया था आपको कि सामान 100 रुपये में खरीदा उस दुकानदार ने और उसी सामान को 200 में बेच दिया, मतलब उसका टर्नओवर होगा 300 रुपये। इस हिसाब से 40 लाख होने चाहिए, मतलब कि 5 लाख का सामान उसने दुकान में भरा, उसके बाद उसके 7 लाख में उसने बेच दिया, तो 5 और 7 मिला के देख लो उसका टर्नओवर है भाई, मतलब पैसा आया और गया, ये टर्नओवर होता है, ठीक है। तो 40 लाख होते हैं, एक चीज़ समझ गए। उसके बाद और कई बार आपने देखा होगा, आप नॉर्मल लेते हो, पिज़्ज़ा लेते हो, बर्गर लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो एक जैसे अच्छी कोई कंपनी है, जैसे नॉर्मल रेडी पे लेते हो तो कोई जीएसटी काटता है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले रहे होते हो, बिल बना के देता है, उस पर लिखा रहता है 18% जीएसटी, जो भी फूड जिसमें आता है। तो या आप कुछ भी मंगवाते हो ऑनलाइन जो मंगवाते हो ना आप ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आपकी जीएसटी कटेगी। और एक ध्यान रखना आप भाई, क्या, एक सर्विस पे, सर्विस मतलब एजुकेशन है, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर करें कि ऐसा हो कि जैसे एक अच्छे लेवल पे मैं प्रॉफिट होने लग जाए, मान लो मैं सर्विस दे पाऊँ आपको, तो एग्जांपल पे बता रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट 18% शिक्षा 18% में आती है, उसमें 18% काट लेगी खुद ही, तो जीएसटी कट गई। तो इन 3 चीज़ों पर लगती है। टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होना चाहिए, ऑनलाइन सामान मगर उस पर सर्विस पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखो जीएसटी कलेक्ट कौन करती है, जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी हमेशा कलेक्ट करती सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है, वो आधा अपने पास रखती है और आधा क्या करती है, बांट लेती है। मतलब 50% तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी अपने पास, ठीक है, और 50% वो क्या कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। 50% खुद के पास रखा, जैसे मान लो आपने कुछ सामान खरीदा, 18% उस पर जीएसटी लगी है, तो 18% जीएसटी लिखा रहता है, फिर लिखा रहता है 9% सीजीएसटी, ऐसे 9% एसजीएसटी, ऐसे लिखा रहता है, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। मतलब आधा अपने पास रख लिया, आधा स्टेट को दे दिया। या कोई यूटी में काम करो, दिल्ली में अंदर आपने सामान खरीदा, तो यहाँ पे स्टेट की जगह यूटी आ जाता है, यूटी जीएसटी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप भाई। आगे देखो, उसके बाद आता है कि जीएसटी की स्लैब कहाँ कहाँ तक है, जीएसटी की कितनी स्लैब है, जीएसटी की क्या कितनी स्लैब है, जीएसटी की स्लैब। अब देखो, एक तो जीएसटी की स्लैब है 0% पे, ठीक है, एक 5% की होगी, उसके बाद एक 12% की है, ठीक है, एक स्लैब है 12% की, एक स्लैब 18% की है और एक स्लैब होगी 28% की, ठीक है। मतलब जीएसटी की इस टाइम कितनी स्लैब है, 5 स्लैब है, 5। अब आपने देखा होगा 0% स्लैब में कुछ आइटम डाल रखे हैं, 5% में कुछ आइटम डाल रखे हैं, 12% में कुछ आइटम डाल रखे हैं, 18% में डाल रखे हैं, 28% में वो चीज़ डाल रखी है जो बिल्कुल लग्जरी है, कि जैसे बड़ी गाड़ी होगी, ठीक है, परफ्यूम हो गया, मेकअप का सामान हो गया। अब जैसे बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रखे चीज़ भी, जैसे नॉर्मल कोई गरीब आदमी के लिए खाना है, जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, आटा हो गया, उन पे 0% जीएसटी में रखा है, ठीक है। जो पैकिंग के सामान होंगे उनको 5% में रखा है। अब जो कोई भी जैसे कहीं भाई हम तो गरीब है बिल्कुल, हम तो मतलब आटा लेंगे तो 28% जीएसटी उस पर कैसे देंगे, सरकार ने कहा कि 0% में रख दिया, आपको कोई भी कर नहीं देना उसके ऊपर, ठीक है। फिर कोई गरीब महिला कहे कि मैं सजूंगी कैसे, सबरूंगी कैसे, ठीक है, आप तो मेरे पे इतना कर लगा रहे हो, कि मेरी करीम के ऊपर इतना कर लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहेगी कि जो सजना संवरना होता है ना, वो जरूरी नहीं होता। जितने भी सजने संवरने की लग्जरी चीज़ें हैं सारी 28% में रखी गई हैं, 28% जीएसटी में आता है, ठीक है। एजुकेशन हो गई 18% में है, फिर 12% स्लॉट है, 5% का है, 0% का। अब आप कह रहे हो
कि जैसे 0% स्लॉट बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी भाई? सरकार को अगर टैक्स लेना ही नहीं है तो फिर 0% का स्लॉट क्यों बना रहे हो? ठीक है, सरकार ये चाहती है कि ये जीएसटी के दायरे में आ तो रहे हैं, अगर इनको स्लॉट से बाहर कर दिया, जैसे मान लो कोई भी डेली रूटीन की चीजें उनको स्लॉट से बाहर कर दिया, तो ध्यान रखना उस पर और टैक्स लगेंगे। मतलब एक ये जीएसटी लग रही है, 0% में आ रहे हैं, अगर इनको आप बाहर कर दोगे फिर आप वो पहले वाले टैक्स लगना शुरू हो जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो थे वो लगेंगे। तो इसमें कभी भी देखना 0% में आ रहे हैं तो उस पर और टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि पहले से इस पे जीएसटी लग रही है, लेकिन जीएसटी का स्लॉट कौन सा है? 0%। हम लोग कर नहीं देना, लेकिन जीएसटी के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखो, अब एक पर्सन ये पूछ ले कि 0%, 5%, 12%, 18, 28, क्या जीएसटी के स्लॉट इतने हो सकते हैं? मैक्सिमम स्लॉट कितना हो सकता है? तो आप ध्यान रखना, जीएसटी का मैक्सिमम स्लैब या मैक्सिमम स्लॉट जो है गवर्नमेंट के रखी हुई 40% तक हो सकता है। तो मैक्सिमम स्लॉट कितना हो सकता है? 40%। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है, मैक्सिमम स्लॉट हो सकता है 40% का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें दुनिया भर के जैसे लिस्ट है, आपसे कभी नहीं पूछेगा कौन सी चीज़ किस में आएंगी। मेरे पास लग्जरी चीज़ें जितनी भी होती हैं, अब जैसे मैंने कभी पढ़ाया होगा आपको कि आप 5 स्टार के अंदर जैसे रूम लेते हो, 5,000 से ऊपर रात का, 10,000 से ऊपर एक रात का चार्ज है, तो उस पर आपको 28% जीएसटी देनी पड़ेगी। लग्जरी चीज़ है भाई, आप रहना चाहते हो रूम, रात में अब रुकना चाहते हो, नॉर्मल होटल में रुक जाओ, वहाँ पे क्या है कि कम टैक्स लगेगा। अब चाहते हो कि 5 स्टार में रुकूँ और पैसा भी कम देना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको लग्जरी आइटम में रखा है। अब उसके बाद ये पूछे कि भी जैसे गोल्ड, कुछ चीज़ों को जीएसटी स्लॉट से बाहर कर रखा है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, समझना चीज़ को। अब आप कहोगे गोल्ड एंड सिल्वर किस में आते हैं? ध्यान करना, गोल्ड एंड सिल्वर भी जीएसटी में आते हैं, लेकिन ये 3% जीएसटी स्लॉट में आते हैं, 3% जीएसटी लगती है। अब आप कहोगे मेरे को कि 3% का तो स्लॉट ही नहीं होता। ठीक है, ये अलग से डिफाइन कर रखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर अगर 5% में डाल दे, देखो 0% में डाल दे फिर तो भाई टैक्स नहीं लगा, 5% में डाल दे तो इनकी कीमतें और बढ़ जाएंगी, इसलिए इनको 3%, दो चीज़ें गोल्ड एंड सिल्वर के जो भी आप 3% जीएसटी भी। ठीक है, जो भी डायमंड वगैरह की जो चीज़ें हैं उन पे कितनी, डायमंड के जो रिंग वगैरह हो गई या पत्थर होते हैं डायमंड के, उन पे 0.25% जीएसटी, 0.25% जीएसटी पे। भाई समझ गए होंगे, 0.25% जीएसटी। उसके बाद ये सारी चीज़ हो गई थी। अब बात आई हसली, अल्कोहल की। अब ये किस में रहेगी? क्योंकि ये जिसमें रहेगी, कोई भी राज्य लगा लो, राज्य की मेन होती है अल्कोहल, पेट्रोल डीजल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, अल्कोहल हो गई, ठीक है, तंबाकू वगैरह के प्रोडक्ट हो गए। तो किसी भी सरकार की सबसे ज़्यादा कमाई तो इसी में होती है। ठीक है, अगर मान लो इस स्लॉट में रख दे, 28% में रख दे, तो इनकी कीमतें क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। अब तभी तो पेट्रोल डीजल की रेट क्या होते हैं, हर स्टेट के अंदर अलग अलग होते हैं। पंजाब में अलग चल रहा है, हरियाणा में 95, राजस्थान में 100 से ऊपर जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है। मतलब अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएं तो ध्यान रखना कि हर जगह पे, हर स्टेट के अंदर सेम रेट हो जाएंगे। ठीक है, अल्कोहल के और पेट्रोल डीजल के। ठीक है, तो सब जीएसटी का राज्यों के पास पहुंचा था, तो सारी चीज़ें राज्यों ने मान ली। इसका नाम आया तो राज्यों ने मना कर दिया कि इनको अगर जीएसटी के अंदर शामिल करते हो तो हम जीएसटी अपनाएंगे नहीं। फिर देश के अंदर लागू करनी थी चीज़, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये भी इन फ्यूचर कभी ना कभी डाल ही देंगे इसके अंदर, पहले जीएसटी लागू तो करो। ठीक है, तो जीएसटी क्या भाई, अल्कोहल पेट्रोल डीजल पे क्या कहा, ये जीएसटी आउट ऑफ जीएसटी। ठीक है, आउट ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ जीएसटी है, मतलब इस पे और टैक्स लगते तभी तो इनकी कीमतें महंगी है, और इनकी कीमतें एक नहीं है। आप अल्कोहल किसी राज्य में लेंगे, दूसरे में, यूपी में अलग है रेट है, हरियाणा में अलग है, ठीक है, राजस्थान में अलग है। तो पेट्रोल डीजल भी ऐसा है, तो आउट ऑफ जीएसटी है, जीएसटी में शामिल नहीं किया इनको। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से करके आप ध्यान करना, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू कर दी। ठीक है, पूरे देश के अंदर क्या हुआ, जीएसटी को लागू कर दिया गया भी। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे समझो चीज को, बस थोड़ा सा और बचा है। अब बात आई टाइप ऑफ जीएसटी की। ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी,
जीएसटी कितने प्रकार के, टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है। एक होती CGST, एक होती SGST या UTGST, एक होती IGST, ठीक है। स्टेट जीएसटी मतलब किसी हरियाणा के अंदर आप सामान खरीदते हो तो वहाँ पे स्टेट SGST लग जाती है, दिल्ली के अंदर खरीदते हो तो यहाँ पे UTGST, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, क्योंकि राज्य नहीं यूटी है। अब जैसे मान लो कुछ भी आपने सामान खरीदा, ठीक है, वो सामान आ गया 18% जीएसटी में आता है। सपोज करो आपने कोई पिज्जा खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो 18% जीएसटी फिर नीचे आएगा। गवर्नमेंट ने कह रखा है 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी उस पर 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। फिर 9% कौन लेगी, तो आधा करते हैं दोनों, मतलब 50% बांटते हैं। अगर वो चीज़ किसी स्टेट में खरीदी है तो SGST लग जाएगी, अगर वो चीज़ दिल्ली के अंदर किसी यूटी में खरीदी है तो वहाँ पे UTGST आ जाएगी भाई, जीएसटी। चीज़ समझ गए, ये तो नॉर्मल था, सब समझ गए कि 18% मान लो है भाई CGST और SGST आ गई, ऐसा होता है, आधा होता है। अब लोग डर क्यों गए, व्यापारी डर क्यों गए, सब GST आई थी, उन्होंने सोचा कि 18% GST लग रही है तो 18% राज्यों को देनी पड़ेगी, 18% किसको, स्टेट को देनी पड़ेगी। ऐसे तो 36% टैक्स लगा, हमें क्या बचेगा। ऐसा नहीं कि 18% जीएसटी मतलब नो हम खुद बांट लेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आई IGST के अंदर, ये क्या है कि अंतर राज्य की, मतलब दूसरे राज्य में सामान जा रहा है। जैसे कोई भी सामान है, कुछ भी आपने कोई शर्ट या कुछ भी जैसे पैंट वगैरह बनाई या कोई कार बनाई आपने, ठीक है, ये कार बनी गुजरात के अंदर सपोज करना, ठीक है, ये ट्रक के अंदर लोड होके पहुंच गई हरियाणा पहुंच गई और हरियाणा में जाके बिकी है। ये कार बिकी कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। अब दिक्कत ये आ गई कि जैसे मान लो कार लग्जरी कार है, 28% जीएसटी में आती है, लग्जरी कार 28% जीएसटी में, तो 14% तो भाई केंद्र जो है CGST काट लिया अपना, ठीक है। मतलब आज ध्यान रखना, जब ये केस होता है तो 28 का 28% शुरुआत में केंद्र अपने पास रखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुरू में दिक्कत ये आई कि इस कार का जो भी जीएसटी आएगा गुजरात में बनी तो गुजरात रखेगा SGST का पैसा या हरियाणा रखेगा SGST का पैसा, ठीक है। तो ध्यान करना, IGST का जो पैसा होता है सारा कलेक्ट कौन करती है, कलेक्ट तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब जो 14% जो मिलेगा बाकी, ये गुजरात को मिलेगा या हरियाणा को मिलेगा, दिक्कत यहाँ पे पैदा हो गई थी, ठीक है। मतलब कोई चीज़ बनी गुजरात के अंदर या किसी राजस्थान के अंदर बनी और बिकी उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर, तो उसका जो आधा पैसा 50% का हिस्सा है वो गुजरात, जो भी राज्य जहाँ पे बनी वो रखेगा या जहाँ पे चीज़ बिकी वहाँ पे रखेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ पर चीज़ बिकती है ना, जहाँ पे चीज़ लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचती है 14% वो रखेगा, मतलब SGST का पैसा कौन रखेगा, HR मतलब हरियाणा रखेगा भाई, ठीक है। ये IGST थी, क्लियर हो गया। ये SGST CGST, तो इस तरीके से मैंने आपको GST करवाया, ठीक है। तो टैक्स का आज सारा समापन कर दिया गया है, टैक्स खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टैक्स के 5 पार्ट मैंने बना दिए होंगे, 5, ठीक है। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, ठीक है, और पूरी वीडियो को देखना आपको। धन्यवाद, कल एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को।